नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, लोक आस्था के महापर्व छठ की अब शुरुआत होने वाली है। वहीं लोकतंत्र के महापर्व चुनाव के भी दिन निकट है। निकट है हम इसलिए कह रहे हैं कि तारीखों की घोषणा हो चुकी है, नॉमिनेशंस भी हो चुका है और अब प्रचार-प्रसार चल रहा है। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव की हम बात कर रहे हैं। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव की बात कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं डॉक्टर संजय कुमार जी। सर बहुत स्वागत है आपका। आपका नज़रिया भी हम देखेंगे, आपका नज़रिया भी हम जानेंगे। पहले तो दीपावली की आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएँ। उम्मीद करते हैं आपके जीवन में भी उजाला रहे, सदैव खुशियाँ रहे, आप पर भी भगवान कृपालु रहे। आपको भी, आपको भी, आपको भी चलिए आलोक जी। जी, अब हम लोकतंत्र के महापर्व चुनाव की बात करते हैं। चुनाव भी चल रहा है, छठ महापर्व भी होना है, लेकिन इस वक़्त हम देख रहे हैं, नेताओं ने जिस तरह से प्रचार-प्रसार शुरू किया है चारों ही सीट पर, रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज में। इन चारों ही सीट पर काफ़ी कसम-कस लड़ाई है। अब तो मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी रणभेरी बजाई है, उन्होंने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस उपचुनाव में कितनी कठिनाई होनी है? एनडीए खेमे को भी और इंडिया खेमे को, यानी कि महागठबंधन को? बिल्कुल आपने सही कहा कि आस्था का महापर्व भी है और लोकतंत्र का महापर्व, दोनों कुछ दिन के बाद हम लोग दोनों के साथ रूबरू हों। आस्था का महापर्व भी कुछ दिन के बाद है, जो छठ, जो बिहार की पहचान है, और बाई इलेक्शन हो रहा है बिहार में, तो हम इसको लोकतंत्र का महापर्व के रूप में ही देखते हैं। देखिए, जो 4 विधानसभाओं की बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक जनसुराज पार्टी ने आकर के लोगों के बीच में एक विकल्पहीनता की स्थिति से बाहर निकाल करके एक विकल्प रख दिया। ठीक है, इंडिया गठबंधन के लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए गठबंधन के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि अब तो गठबंधन चुनाव लड़ता है, पार्टियां तो अगर उसको देखेंगे अलग अलग तरीके से, तो इंडिया गठबंधन में आरजेडी और माले सीपीआईएमएल जी बिल्कुल माले लड़ रही है। एनडीए गठबंधन में देखेंगे तो बीजेपी, जेडीयू और हम पार्टी ये चुनाव लड़ रही है। लेकिन गठबंधन में देखेंगे तो इंडिया गठबंधन और जो एनडीए गठबंधन, इसके बीच में जनसुराज पार्टी ने एक अपनी जगह बनाई। रह गई बात की चुनाव की, जो खास बात है कि उसमें 3 सीटें इंडिया गठबंधन जीते हुए, ठीक है, इनके उम्मीदवार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, चाहे वो रामगढ़ की सीट हो, तरारी की सीट हो या बेलागंज की सीट हो, और एक जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के थे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। तो इस सवाल को इस तरह से देखिए कि क्या गठबंधन अपनी सीटें बचा ले जाएगी, मतलब अगर आरजेडी एक कैंडिडेट चुनाव जीते थे पिछले विधानसभा में, तो क्या वो आरजेडी अपनी सीट को बचा लेगी या नहीं बचा पाए। एनडीए के, ठीक है, जीतन राम मांझी एक ही सीट पर जीते हुए, क्या इमामगंज वो बचा ले जाएंगे या वो सीट को नहीं बचा पाए। तो एक विकल्प के रूप में जनसुराज ने एक एंट्री ली है बिहार में, और वो मुद्दों की बात कर रही है, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है, वो जातीय समीकरण और जातीय गोलबंदी से बाहर निकलने की बात कर रही है। ये आप तय कर लीजिए कि क्या वही ट्रेडिशनल पार्टियां जिनको बस वोट दे करके आपके हिस्से में लंबे दिनों तक इंतजार रह जाता है, या आप एक ऐसी पार्टी को चुनेंगे जो पार्टी अगर आपको भरोसा दिला रही है, तो आप एक देखेंगे कि क्या ये पार्टी भरोसा दिलाने वाली है या वास्तव में ये पार्टी विकल्प बन सकती है, हमारे मुद्दे को लेकर के मुखर रह सकती। चूंकि एक लिटमस टेस्ट इस रूप में भी है कि 1 साल का वक्त है मात्र। अगर जनसुराज पार्टी कहीं से चुनाव जीता तो 1 साल में तो इनको साबित करना होगा ना। ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई हम जनता के बीच में गए और जनता हमें नहीं चुनी। जनता तो आपको चुन रही है। तो चारों सीट पर जनसुराज लड़ रही है। तो बाकी अगर गठबंधन लड़ रही है वो अलग पार्ट है, लेकिन पार्टियां तो अलग अलग लड़ रही है। जनसुराज पार्टी किसी गठबंधन में नहीं है, वो अकेले चारों जगह उम्मीदवार लड़ा रही है। तो क्या लोग जनसुराज को भी ऑप्ट करेंगे या जनसुराज परफॉर्म नहीं कर पाएगी?
या जनसुराज को केवल सुनेंगे लोग लेकिन वोट किसी और को देंगे। तो इस बार का जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प चुनाव है, लिटमस टेस्ट है कुछ पार्टियों के लिए जो उनको अपनी सीट बचाने के लिए जद्दोजहद करनी होगी, कुछ पार्टियां सीट छीनने के लिए जद्दोजहद करेगी, और जनसुराज का टेस्ट होगा कि क्या लोग इनकी बातों को सुनते भी हैं या वोट देकर के इन पर उन्होंने भरोसा भी जताया कि एक विकल्प के तौर पर एक पार्टी उभर करके आई। इसलिए इस बार का बिहार का बाई इलेक्शन अपने आप में एक लिटमस टेस्ट होगा, अपने आप में एक टेस्ट होगा। देखना होगा जनता कैसे चीजों को तय करती है। जनता कैसे तय करती है, हम जरा 2 मिनट हर एक सीट पर चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम रामगढ़ की सीट से। रामगढ़ में एक तरफ जहां ठाकुर सिंह के भाई जगदानंद सिंह के बेटे हैं अजीत सिंह, वहीं अशोक सिंह भी हैं, स्वराज पार्टी भी वहां पर उम्मीदवार है, उन्होंने भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने तो कह दिया है कि आरजेडी यहाँ तीसरे नंबर पर आएगी, पहले से ही दावा कर दिया है। लेकिन अजीत सिंह जो कि सुधाकर सिंह के भाई हैं, जगदानंद सिंह के बेटे हैं, जो उनका गढ़ रहा है, वहां पर सुधाकर सिंह एमएलए रहे, मंत्री बने, लगता है कितनी आसान लड़ाई तो नहीं होगी आरजेडी से। नहीं, आसान लड़ाई नहीं है, क्योंकि जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह अगर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो पिछली बार भी जो अजीत सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे तो देख लीजिएगा मतों का अंतर बहुत कुछ रहा था, मतलब कि 100-200 का अंतर रहा। जी बिल्कुल, 180 का अंतर रहा, तो बहुत कम का अंतर रहा था। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अशोक सिंह उम्मीदवार हैं, बसपा के उम्मीदवार वहां से पिंटू यादव हैं, अंबिका यादव जिनके चाचा हैं, अंबिका यादव के भतीजे हैं। हाँ, अंबिका यादव के, और अंबिका यादव का उस क्षेत्र में क्या प्रभाव रहा है सबको पता है कि उस क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ रही है, वो जीतते रहे हैं। तो बसपा का एक अपना प्रभाव है। इसी बीच में जनसुराज पार्टी ने भी सुशील सिंह कुशवाहा पर दांव लगाई है। तो देखना होगा कि क्या जातीय समीकरण वहां पर लोग चीजों को तय करते हैं या विचारधारा, और जनसुराज पार्टी ने जो अपने तरीके से लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश की है, लोग उसके आधार पर वोट करते हैं। कहते हैं लोग ना कि भाई जाति में बट करके जब लोग वोट करते हैं तो उनके उम्मीदवार या उनके जीते हुए प्रत्याशी भी मान के चलते हैं, चलो किसी और का मिले न मिले, हमारी जाति के वोट की तो गारंटी है। पार्टियां भी उसी जाति के इर्द गिर्द दांव लगाती है। तो देखना होगा, ये चतुष्कोणीय संघर्ष हम लोग उसको कहते हैं कि चूंकि वहां पर चतुष्कोणीय संघर्ष है रामगढ़ में, और उस चतुष्कोणीय संघर्ष में कौन किसको मात दे पाते हैं, कौन किसको पीछे कर पाते हैं, थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना होगा। क्योंकि जनता बड़ी मैच्योर हो गई, और खास करके रामगढ़ की जनता तो और परिपक्व है, मैच्योर है, तो खुलती नहीं, कहती है कि हाँ हम सबको सुन रहे हैं, सबको आजमा करके हम देख रहे हैं, तय हम करेंगे कि किनको वोट करनी है। हमको लगता है कि जो छठ का जो महापर्व है, आस्था का महापर्व है, उसके बाद से थोड़ी गोलबंदी साफ साफ दिखने लगेगी कि जनता ने अपनी मन किसके लिए बनाया है। क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अभी आस्था का महापर्व लोगों के सामने है, और दीपावली के बाद बिहार बिल्कुल उसी मोड में चला जाता है। लेकिन लोग सुन रहे हैं, अपने अपने तरीके से लोग कनेक्ट कर रहे हैं। जी, नहीं देखना तो होगा बेलागंज में, क्योंकि बड़ी लड़ाई बेलागंज में दिख रही है। देखिए, हम अगर यादव समाज की बात करते हैं, वहां पर एमवाई समीकरण अधिक है। प्रशांत किशोर ने मोहम्मद अमजद को टिकट दिया है। पिछले दिनों जब जनसुराज की ओर से वहां पर एक सभा का आयोजन किया गया था, तो बड़ी संख्या में जो मुस्लिम तबके के लोग हैं वो पहुंचे थे। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम कार्ड खेला है। मनोरमा देवी जो कि जाति में यादव हैं, इंदी यादव की पत्नी हैं, और डॉक्टर विश्वनाथ यादव जो कि सुरेंद्र यादव के बेटे हैं। सुरेंद्र यादव जहानाबाद से सांसद हो चुके हैं। तो कैसे देखते हैं, क्योंकि वो सीट परंपरागत रूप से आरजेडी की रही है, बेलागंज सीट आरजेडी की रही है, सुरेंद्र यादव उससे जीतते आए हैं आज तक विपरीत परिस्थितियों में। नहीं, देखिए बेलागंज की सीट में तो अभी तक तो सुरेंद्र यादव कभी हारे नहीं है, तो सुरेंद्र यादव के लिए भी वो प्रतिष्ठा की सीट है। ठीक है, सुरेंद्र यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, तो विश्वनाथ यादव उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यादवों के बीच में सुरेंद्र यादव की अपनी एक स्वीकारिता है,
माइनॉरिटी के बीच में भी सुरेंद्र यादव की एक स्वीकारिता है, इस सच्चाई को भी हम लोग मान करके चले। लेकिन उधर मनोरमा देवी भी जेडीयू के कैंडिडेट हैं। 4 तारीख को ललन सिंह भी जा रहे हैं संभवतः, जो केंद्रीय मंत्री हैं। और पिछले दिनों वहां गए थे हाँ, जी, और बेलागंज अशोक और अपने अशोक चौधरी भी। तो ये सारे लोग पूरी ऊर्जा, जेडीयू के लोगों को तो टास्क ही दिया गया। और एक और चुनौती, कहा जाता है भाई कि जो जेडीयू है वो अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर करा दे, लेकिन बीजेपी अपना वोट जेडीयू को ट्रांसफर नहीं करा पाती। बेलागंज भी एक प्रयोग, क्या बेलागंज में जो बीजेपी के वोटर हैं वो जेडीयू के कैंडिडेट को वोट दे पाते हैं या नहीं दे पाते? तो जेडीयू अपने नेताओं को तो भेज ही रही है। जेडीयू इस पर भी नजर रखे हुए है कि अगर 2 कैंडिडेट तरारी और रामगढ़ में अगर बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारे लोग तो वोट करेंगे, क्या बेलागंज में बीजेपी का वोटर भी हमें वोटर ट्रांसफर करेगा या नहीं करेगा? तो एक अपने आप में बड़ी चुनौती है। तो सुरेंद्र यादव की प्रतिष्ठा, जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, मनोरमा देवी की मजबूत उपस्थिति, जिस पर जेडीयू ने एक सीट पर दावेदारी की है, और नीतीश कुमार अभी भी प्रासंगिक है राजनीति में, वो बेलागंज की जीत और हार से तय होगा। वैसी स्थिति में जनसुराज ने मोहम्मद अमजद को टिकट दे करके माइनॉरिटी को अपने तरीके से झकझोरा है कि भाई आप कहते हैं कि आपको तो सीट ही नहीं मिलती है, क्यों कोई पार्टी सीट आपको देगी? जब आपके माइनॉरिटी के उम्मीदवार को हम बनाते हैं और आप अपने समाज को भी वोट नहीं करके कहीं और वोट कर देते हैं, फिर आपको सीट मिलने और नहीं मिलने का क्या मतलब? हमने तो आपको सीट दे दिया। तो एक तरह से उन्होंने माइनॉरिटी को भी एक मैसेज कर दिया है कि अगर आप लोग गोलबंद होकर के वोट करते हैं तो बाकी जातियां भी स्वतः आपके साथ खड़ी हो जाएगी। तो देखना होगा कि जनसुराज मोहम्मद अमजद पर दांव लगा करके बेलागंज की सीट को प्रभावित कर देती है, सुरेंद्र यादव अपनी सीट बचा ले जाते हैं, या मनोरमा देवी, जिस पर कि पूरा जेडीयू अपने तो ताकत लगाए ही हुए है, साथ साथ उन्होंने जिम्मेवारी दे रखी है भाजपा के नेताओं को कि भाई आपका वोट ट्रांसफर नहीं हो पाता है, तो क्या बीजेपी ट्रांसफर करा देती है अपने वोट को और मनोरमा देवी के पक्ष में लोग गोलबंद हो जाते हैं? बेलागंज की सीट को भी मैं मानता हूं कि त्रिकोणीय ट्रायंगुलर फाइट है वहां। जनसुराज, उधर इंडिया के उम्मीदवार सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव, और जेडीयू के उम्मीदवार जो एनडीए के उम्मीदवार हैं मनोरमा देवी, ये तीनों के बीच में एक मजबूत फाइट चल रहा है। जनता चुप है। मेरी भी बात हो रही है बेलागंज के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोग निर्णय नहीं ले पाए हैं कि किसके पक्ष में वोट करनी है, निर्णय लेंगे। तो हमको लगता है कि वहां भी थोड़ा लोग देख रहे हैं गोलबंदी किसके बीच में बन रही है। तो बेलागंज का परिणाम भी बड़ा दिलचस्प होगा और लड़ाई भी दिलचस्प देखना होगा। देखिए, अब हम 2 सीटों की बात करेंगे, तरारी और इमामगंज, दोनों ही जगहों पर। ठीक है, परिवारवाद की बात जो प्रशांत किशोर कह रहे थे, एक तरफ जहां सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत लड़ रहे हैं चुनाव, मजबूती से मैदान में खड़े हैं। उल्लास पांडे भी प्रचार प्रसार कर रहे थे। हमने देखा पिछले दिनों जब उनका नामांकन सभा हुआ तो सम्राट चौधरी से लेकर तमाम इतने दिग्गज नेता वो गए थे। इमामगंज में जीतनराम मांझी की बहू, संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी, पति उनके मंत्री है बिहार सरकार में, उनके ससुर जी पूर्व मुख्यमंत्री और अभी फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं। तो दबदबा तो है। तो वैसे में क्या इन दोनों जगह पर ही एनडीए का दबदबा पाएगा? क्योंकि कहा तो जा रहा है कि इन दोनों क्षेत्रों में शुरू से एनडीए का दबदबा रहा है। एक समय में उदय नारायण चौधरी जीता करते थे इमामगंज से। हाँ, देखिए इमामगंज में भी दीपा मांझी, बिल्कुल परिवार की बात है कि जीतनराम मांझी अगर सब कैटेगरी की बात कर रहे थे आरक्षण में, जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था और इसको लेकर के चिराग पासवान से इनका कन्फ्लिक्ट भी हुआ था, तो फिर दीपा मांझी भी तो उसी परिवार की हैं, और मांझी खुद अपने हैं, केंद्र में मंत्री हैं जीतनराम मांझी जी, बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं, और जब उम्मीदवारी की बात हुई तो बहू ही दिखी, दीपा मांझी ही दिखी। तो क्या उनके जो समाज के लोग हैं या इमामगंज की जनता है, उनको परिवार पसंद है? अगर परिवार ही पसंद है तो दीपा मांझी की उम्मीदवारी पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता, एक पट नहीं होगा। और अगर परिवार पसंद नहीं है तो फिर तो सवाल है। जो ये आरजेडी के कैंडिडेट हैं,
रोशन कुमार उर्फ राजेश मांझी, वो भी मांझी समाज से ही आते हैं। क्या राजेश मांझी की दावेदारी मजबूत है वहां? चूंकि वो जिला गया पड़ता है लेकिन लोकसभा वो औरंगाबाद में है इमामगंज, तो औरंगाबाद से सांसद इनके हैं अभय कुशवाहा। तो क्या अभय कुशवाहा समाज का वोट उनको दिलवा पाते हैं या नहीं दिलवा पाते हैं? मांझी समाज के लोग परिवारवाद से इतर राजेश मांझी को चुनेंगे। ठीक है, मांझी में ही चुनना है तो हम उनको चुनेंगे या इनको चुनेंगे, एनडीए को चुनेंगे कि इंडिया को चुनेंगे, ये तो उस समाज पर निर्भर करता है। उसी बीच जनसुराज ने कौन बनाया कि एक पासवान जाति के उम्मीदवार को उन्होंने वहां पर उम्मीदवार बना दिया है, जितेंद्र पासवान जी को। अब देखना होगा कि मैं फिर कह रहा हूं कि एक विकल्प बनने की कोशिश हर जगह कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। या जातीय जो जकड़न है, जातीय जो गांठ है, उसको प्रशांत किशोर खोल पाएंगे या तोड़ पाएंगे, या वोटर बात सबकी सुनेंगे, अपनी लाचारी, बेबसी, फटेहाली, गरीबी की बात जरूर करेंगे, कहेंगे कि ये प्रतिनिधि मुद्दे से भटक जाते हैं और हमारे हिस्से में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ इंतजार का कि जब फिर वक्त आएगा तभी हम वोट करेंगे, या वो बाहर निकल करके वोट भी करेंगे। तो इमामगंज की सीट भी बड़ी दिलचस्प सीट है, 2 मांझी और 1 पासवान। देखना होगा, वैसे कई उम्मीदवार हैं लेकिन मुख्य लड़ाई यही तीनों के बीच में वहां रख रही है। तो क्या जनसुराज वहां अपना प्रभाव डाल पाएगी या दीपा मांझी ही अपने को वहां पर साबित कर लेगी, परिणाम इनके हिस्से में आ जाएगा, या अभय कुशवाहा को टास्क दे दिया गया है कि जरा इमामगंज आप देख लीजिए, आपका लोकसभा का इलाका है, तो वहां पर अभय कुशवाहा साबित कर पाएंगे कि हमारा कैंडिडेट जो राजेश मांझी है वो परिणाम दे पाएंगे। तो इमामगंज की सीट भी बड़ी दिलचस्प है, वहां की लड़ाई भी बड़ी दिलचस्प है। तरानी में भी सब वही हाल लग रहा है, जो राजू यादव हैं सीपीआई के और विशाल प्रसाद है, मेहनत तो कर रहे हैं दोनों ही, क्योंकि सुदामा प्रसाद की वो सीट रही है, जीते हैं। पहले नरेंद्र पांडे वहां से, जो उनके पिता हैं सुनील पांडे, उन्होंने भी वहां निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 62,000 वोट पाए थे। हाँ बिल्कुल, सुदामा प्रसाद तो ललकार रहे, कह रहे हैं कि भाई सीपीआईएमएल का कैंडिडेट राजू यादव भी जीतेंगे, और राजू यादव की अपनी एक पकड़ है, पहचान है, संघर्ष से निकले हुए हैं। वहीं पर सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रसाद बीजेपी के उम्मीदवार है। जातीय समीकरण की एक अपनी दमखम है। लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल एसके सिंह वहां उम्मीदवार थे, उनकी उम्मीदवारी नहीं रह पाई। हम लोग जानते हैं कि विधानसभा में उनका नाम नहीं था, और उनकी जगह पर जनसुराज की जो उम्मीदवार हैं वो अभी एक अपना प्रभाव रखती हैं क्षेत्र में। तो वहां भी देखना हो कि सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत या बीजेपी वर्सेस सीपीआईएमएल होगा। क्या सीपीआईएमएल के कैंडिडेट सुदामा प्रसाद थे तो राजू यादव उस सीट को बचा ले जाते हैं, या विशाल प्रशांत उसको चुनौती दे देते हैं, या जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं वो वहां पर अपने जो लोकप्रियता है, अपना जो प्रभाव है, उसकी छाप छोड़ देती है। या जिस तरह से प्रशांत किशोर जी वहां भी तरारी में भी जाकर के आवाज बुलंद की कि भाई मैं तो आपको उम्मीदवार दे दिया, आप तो कहते थे कि सारी पार्टियां वही जातिवाद और परिवारवाद में फंसी हुई है, हम एक विकल्प तो बने हैं, आप अगर वोट दीजिएगा तो हमारी ताकत बढ़ेगी, नहीं वोट कीजिएगा तो हम संघर्ष में लगे रहेंगे, फिर आगे आपको हम कहेंगे कि आप ही जब वोट परिवार और समाज को ही देख करके करते हैं तो फिर अपनी बेहतरी के बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। तो तरारी की लड़ाई को भी मैं त्रिकोणीय ही देखता हूं कि तरारी की लड़ाई में भी त्रिकोणीय स्थिति अभी तक बनी हुई है। अंतिम समय में भी चीजें बदलती हैं, जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि चुनाव के कुछ घंटे, कुछ दिन पहले तस्वीर बदल जाती है, लोग कुछ और सोचने लगते हैं। देखते हैं तस्वीर बदलती है या वैसे ही रहती है। जो कैंडिडेट पहले जीते हुए थे, जनता फिर एक बार उन्हीं को सीट सौंप देती है, या सीट बदल देती है कि सीट किन्हीं और का था लेकिन इस बार चुनाव कोई और जीत करके आया, और फिर जनसुराज की क्या मजबूत उपस्थिति हो पाती है, नहीं हो पाती है, देखते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन चुनाव परिणाम जब आएंगे तो बड़े दिलचस्प परिणाम है।
दिलचस्प परिणाम आएँगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। देखना ये होगा कि उपचुनाव जो हो रहा है 4 सीटों पर जीत किसकी होती है। आप लाइव स्ट्रीम से आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ-साथ फेसबुक पेज लाइक कर धन्यवाद।